नमस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के 71 नेताओं ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शपथ ली। कल कई ऐसे चर्चित चेहरे रहे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उनमें से सबसे शॉकिंग था मोदी 2.0 में मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रहे अनुराग ठाकुर। इतना अच्छा पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी उन्हें इस बार यानी मोदी 3.0 में राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं बनाया गया है, और वो भी तब जब वो जीत कर आए हैं और हिमाचल ने अपनी चारों सीटें इस बार भी बीजेपी को दी है। तो वो क्या कारण रहे कि मोदी 2.0 में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखने वाले नेता को मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया? आइए समझते हैं। अनुराग ठाकुर साल 2008 से हिमाचल की हमीरपुर सीट से सांसद चुनते आ रहे हैं, यानी साल 2008 में हुए बाई इलेक्शन और उसके बाद साल 2009 से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। और पिछली सरकार में इनके पास दो बड़े मंत्रालय भी थे। मतलब चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। इनकी पॉलिटिकल जर्नी की अगर बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, तो राजनीति से भी इनके परिवार का काफी लंबा नाता रहा है। अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इनका है। इन्होंने इस बार के इलेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म किया था और करीब 1,83,000 वोटों से कांग्रेस के सतपाल सिंह रायजादा को हराया था। तो वो क्या वजह रही कि इन्हें इस बार एक राज्य मंत्री का पद भी नहीं दिया गया? इसके दो मेजर कारण हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट, जो हम और आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जेपी नड्डा को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल करना। जेपी नड्डा भी हिमाचल से ही आते हैं और इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है और जेपी नड्डा इस बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि वो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन हिमाचल से ही आते हैं और इतने छोटे राज्य से दो मंत्री जनरली नहीं बनाए जाते। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जब साल 2010 में अनुराग ठाकुर के पिताजी यानी प्रेम कुमार धूमल सीएम थे, तब नड्डा वन मंत्री थे और तब दोनों के बीच रिश्ते कुछ खास रहे नहीं। इसके चलते नड्डा ने वन मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया था। बात करें अनुराग ठाकुर की तो साल 2014 से 2019 तक जब जेपी नड्डा मंत्री थे, तब अनुराग ठाकुर को बीजेपी में विद इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रोल मिला था। तो उम्मीद है कि बीजेपी इस बार भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद उनको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल रोल देगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के लिए कहा जा रहा है कि इनकी इंटरनल रिपोर्ट भी खराब थी। दरअसल कुछ समय पहले ही सुजानपुर, कुटलेहड़ और गगरेट विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी और ये विधानसभा अनुराग ठाकुर की हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आते हैं। बीजेपी हिमाचल का एक खेमा इस बात से नाराज रहा है, इस वजह से भी उन्हें शायद से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया होगा। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है कि बीजेपी को इस बार अपने बाकी दलों को साथ लेकर सरकार चलानी है। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कि अमित शाह ने इस ओर इशारा किया था कि इस बार वो दोबारा से अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले हैं। हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना देना। मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी। हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक रैली में शाह ने कहा था कि हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना और आपको तो मोदी जी ने बना बनाया मंत्री दिया है। उस दौरान बीजेपी का कॉन्फिडेंस 400 पार वाला था, पर रिजल्ट कुछ और ही रहा, जिसके चलते एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज को भी इंपॉर्टेंस अब देनी पड़ रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आकलन के हिसाब से इन दोनों मिनिस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत रही होगी। आपका क्या विचार है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।